डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 2 दिन पहले लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चे पास भी हुए। जो बच्चे पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, और बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। अब वो बच्चे फेल क्यों हुए हैं? हालांकि उन्होंने भी वहाँ टेस्ट में सब कुछ लिखा था। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की, कॉल के ऊपर भी और फेस टू फेस भी उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे उनके फेलियर की रीज़न पूछी। मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं आप फेल क्यों हुए हैं, क्या आपने अच्छी तैयारी नहीं की? तो उन्होंने अपनी सारी मिस्टेक्स, अपनी सारी जो कमी पेशी है, सारी मेरे साथ शेयर की। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ वही मिस्टेक्स और वही गलतियां शेयर करना चाहता हूं कि जो फेलियर स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इन मिस्टेक्स को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर लेते हैं, इन मिस्टेक्स को आप कभी नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और ना सिर्फ क्लियर करेंगे बल्कि आपके 70 से लेकर 80 मार्क्स ज़रूर आएंगे। वो मिस्टेक क्या क्या थी आज की इस वीडियो में सारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि जब आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से लिखा। उन्होंने कहा जी पर्सनल स्टेटमेंट आती है 10 मार्क्स की, इसको उर्दू में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। उन्होंने मुझसे कहा कि सर जब पर्सनल स्टेटमेंट लिखने की बारी आई ना, हमने सबसे पहले ना अपना इंट्रोडक्शन करवाया, ना हमने अपने बारे में कुछ लिखा, ना हमने उसका जो कंक्लूजन लाइंस होती हैं एंड वाली, ना हमने वो लिखी, बल्कि हमें जो टॉपिक दिया गया था हमने जस्ट उसके ऊपर ऐसे लिख दिया। अब ये तो पर्सनल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। पर्सनल स्टेटमेंट में तो आपसे आपकी राय ली जाती है, लेकिन स्टूडेंट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो कहने लगेगा सर हो सकता है कि ये भी हमारी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह हो। तो डियर स्टूडेंट, आपने पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाना है। इस पर डिटेल्स मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर जब ऐसे लिखने की बारी आई ना तो ऐसे आता है 15 मार्क्स का। तो कहते हैं कि सर ऐसे उर्दू में भी लिखना होता है या इंग्लिश में, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, हमारी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हम इंग्लिश में वीक स्टूडेंट थे। अगर हम चाहते तो उर्दू में ज़्यादा अच्छा लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया और इंग्लिश में ऐसे लिखना शुरू कर दिया। अब जब इंग्लिश में ऐसे लिखना शुरू कर दिया तो हमारे जो सेंटेंसेस थे वो हमसे नहीं बन रहे थे, हमारी ग्रामर की मिस्टेक हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का क्यों इंतखाब किया? तो कहने लगे कि सर हमने इसलिए इंतखाब किया कि हो सकता है कि सामने निगरान की आंखों में हमारे बारे में अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए कि ये बच्चा तो बड़े जीनियस ने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन उन्होंने इंप्रेशन डालने के चक्करों में अपना नुकसान करवा लिया। तो डियर स्टूडेंट, आपने उर्दू में लिखना हो या इंग्लिश में, पहले दिन से प्रैक्टिस करें, आज ही प्रैक्टिस करें कि आपने किस लैंग्वेज में लिखना है। ऐसे दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में प्रैक्टिस करें। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने जो इंग्लिश के MCQs थे वो कहाँ से तैयार किए, जो कि 25 मार्क्स के आते हैं। बेसिकली ये जो इंग्लिश के MCQs आते हैं इनमें कौन कौन सा पोर्शन शामिल होता है? इनमें सबसे पहले ग्रामर शामिल होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शामिल होते हैं। फिर इसके बाद प्रेपोजिशन शामिल होती है। इसमें ये 4 चीज़ें पूछी जाती है आपको 25 मार्क्स की। उन्होंने कहा सर ना हमें ग्रामर का कोई पता था, ना हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो पता था, और हमें प्रेपोजिशन का तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था पता। मैंने कहा आपसे आपने तैयारी कहाँ से की है? तो कहते हैं सर हमने गाइड से की, गाइड से रट्टा मारा। डियर स्टूडेंट, ये जो टेस्ट होती है रट्टा मारने से कामयाबी नहीं मिलती। इनमें आपको कंसेप्ट लेना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस पोर्शन में क्या पूछा गया है। आप ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सीखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कंसेप्ट लें, इनकी थोड़ी बहुत एग्जांपल सीखें। उसके बाद प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन कैसे दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है, ये किस तरह से एक प्रेपोजिशन पूरी लाइन का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। आप ये चीज़ सीखें। आप रट्टा लगाने के पीछे क्यों भागते हैं? आप ये चीज़ें सीखें। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमने जनरल नॉलेज का तो हमें पता ही नहीं था कि ये कहाँ से करना तैयार है। हमने जस्ट न्यूज़ वगैरह सुनी और इसके अलावा 2-4 न्यूज़पेपर रीड किए, इस तरह हमने अपना जनरल नॉलेज तैयार कर लिया। लेकिन ये स्टूडेंट, जनरल नॉलेज में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले होता है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स, उसके बाद आप लोगों को जनरल में हिस्ट्री आएगी।
हिस्ट्री के बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज का जो MCQs आएंगे वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अब करंट अफेयर में क्या क्या आएगा? करंट अफेयर में हालात आजरा के जितने भी वाक़यात होते हैं वो आप लिख सकते हैं। हिस्ट्री किसी भी चीज़ की पूछ सकता है। उसके बाद जनरल नॉलेज, ये तो आम सी बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया किसने फ़तह किया? उसके बाद मुग़ल बादशाह का जो ख़ानदान था उसमें आखिरी जो हुक्मरान था वो कौन था? उनमें उनकी ज़वाल की वजह क्या थी? अंग्रेज़ों ने बरसगीर में कब हुकूमत की? ये सारा आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने ये भी गलती की कि उन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखा और जस्ट इंटरनेट से MCQs वगैरह वीडियो से देख देकर अपना ये जो जनरल नॉलेज था ये तैयार करते रहे। तो ये मिस्टेक भी आपने कभी नहीं करनी। आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ आपने जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्लामिक स्टडी के बारे में कहाँ से रिसर्च की थी और इसकी कहाँ से तैयारी की थी? तो वो कहने लगे कि सर इस्लामिक स्टडी का हमने जस्ट जो है इंटरमीडिएट और ये जो मैट्रिक की होती है वहाँ से हमने तैयारी की। ये 10 मार्क्स के MCQs आते हैं। अब इसमें HEC जो पूछता है वो होता है बेसिक्स ऑफ इस्लाम, बेसिक्स ऑफ इस्लाम पूछता है, ठीक है। इसमें इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं आपसे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी अहादीस को पढ़ते रहें। आप इसके अलावा बहुत सारी जो किताबें हैं बड़े बड़े मुफस्सरों की, बड़े बड़े मुअल्लिमों की, आप वो पढ़ते रहें। नहीं, आपने जस्ट इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं आपने वो सीखनी है। आप इससे हटकर अगर सीखना चाहिए तो आपकी चॉइस है वो ज़्यादा बेस्ट, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। लेकिन लैड के पेपर के लिए आपने जस्ट इस्लामी की जो बेसिक चीज़ें आपने वो सीखनी है, आप इसके अलावा मत जाएं। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो पाक स्टडी था इसकी आपने तैयारी कहाँ से की? तो कहने लगे सर इसकी हमने तैयारी कहीं से भी नहीं की, हमें समझ नहीं थी आ रही कि पाकिस्तान के बारे में क्या पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान, बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी आपको पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं। पाकिस्तान यानी कि किस वक्त हमारे वजूद में है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, पाकिस्तान के दूसरे तीसरे सदर कौन थे, उसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान वो कब इलेक्ट हुए, उनकी दौर हुकूमत कैसी थी। इस तरह के MCQs आप लोगों को आ सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट पाक स्टडीज़ की जो है ना बेसिक जो होगी ना वो आपने तैयार करनी है। फिर उसके बाद उर्दू बेसिकली 5 मार्क्स की आती है। इसमें आप क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें आपको पूछ सकते हैं बेसिक ग्रामर प्लस उर्दू की कुछ प्रेपोजिशन वगैरह पूछेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक ग्रामर आएगी, आप उर्दू की जस्ट ग्रामर लें। बहुत सारे स्टूडेंट पता करते हैं मैट्रिक की और उर्दू की टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, उसको रीड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने कब कहा कि हम आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से पेपर डालेंगे? उन्होंने तो बस इतना कहा है कि आपकी बेसिक ग्रामर और उर्दू की जो प्रेपोजिशन है इन दोनों में से पेपर डालेंगे। तो आप उर्दू की जो ग्रामर है आप उसको लें। ग्रामर नर्सरी से लेकर MA लेवल तक सेम है, ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन सेम होते हैं। आप ग्रामर मैट्रिक की ले लें, इंटरमीडिएट की ले लें, BA की ले लें, ग्रामर लें, उसको आप जस्ट उसके रूल्स और रेगुलेशन सीखें। उसके बाद उर्दू प्रेपोजिशन क्या होती है, उर्दू प्रेपोजिशन में कैसे आता है कि 2 सेंटेंसेस है, उनको सेंटर में जोड़ने वाली कौन सी चीज़ लगेगी, वाव लगेगा, का लगेगा, हम लगेगा, कब लगेगा, जो भी वर्ड्स आने हैं आप वो लिखें। फिर मैंने आखिरी क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपने मैथ का जो पोर्शन था वो कहाँ से हल किया? तो उन्होंने कहा सर हमें इसकी समझ नहीं थी यार, ये 5 मार्क्स का आएगा। उन्होंने कहा सर हमें इसकी समझ नहीं थी यार, या मैट्रिक के और FSC लेवल के क्वेश्चन हल करके चले गए, जमा माइनस के और वो मल्टीप्लिकेशन के और फैक्टराइजेशन के, LCM के। लेकिन इसमें उन्होंने आपसे मेंटल मैथ क्या होती है आपको पता होगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मैथ जो होते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथ जो वो 8 किस्म के होते हैं, वो आप नेट से रिसर्च कर सकते हैं। इनमें से आपको 5 MCQs आएंगे। आप मेंटल मैथ के क्वेश्चन इंटरनेट से रिसर्च करें, बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मैथ होते हैं, ये आप तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का सिलेबस के लॉ एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, उन्होंने अपनी तैयारी सही तरह से नहीं की। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर लॉ एडमिशन टेस्ट में क्लियर करना चाहते हैं और LLB में अच्छे नंबरों से लॉ पास करना चाहते हैं, तो आप लोग खुदारा आज से ही लॉ एडमिशन टेस्ट का जो बेसिक सिलेबस है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तैयार करें। आप इधर उधर की चीज़ें ना तैयार करें, इधर उधर की चीज़ें तैयार करने का भी बहुत टाइम है। आप जब LLB में एंटर हो जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब जाकर आप कर सकते हैं तैयारी कि मैंने ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अभी आप इसको प्रिपेयर करें
जस्ट ये मैंने लिख दिया है सिलेबस ऑफ लैब टेस्ट, ये सिलेबस भी है और इसमें मिस्टेक्स भी सारी बता दी और आप लोगों को क्या क्या करना है आज की इस वीडियो में सारा बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो मिलता है कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।